बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कुछ अहम मौज़ूआत पर। और अहम मौज़ूआत क्या हैं कि अमेरिका और ईरान का मुआहिदा जो है होने जा रहा है। और अमेरिका ईरान अमन मुआहिदा जो है वो G7 के इजलास की साइड लाइन्स पर जो है वो मुतवक्के है। और ईरान के साथ जो मुआहिदे पर हफ्ते के आखिर या पीर को दस्तखत हो सकते हैं, ये कहना है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि अब्बास अराक्ची जो हैं वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा, उनका भी स्टेटमेंट आया है और अमेरिका के साथ अगले 1 से 2 रोज़ में मुआहिदा हो सकता है। यानी उन्होंने एंडोर्स किया है डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को कि मुआहिदा हो सकता है। इस पर बात करेंगे और साथ साथ आपको ये बताएंगे कि हुकूमत ने बजट में क्या किया है और आम आदमी को रिलीफ दिया गया है या नहीं दिया गया, या फिर इसको अशराफिया का बजट कहा जा सकता है। और इसके साथ साथ वीलॉग में बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक के अहम रहनुमा को अदालत में पेश कर दिया गया है और कैसे किया गया है, ये भी आपको बताएंगे कि उनको किस अंदाज से और कैसे जो है उनके साथ जो रवैया है वो कैसा रहा है। इस पर बात करेंगे आज के वीलॉग में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो अमन मुआहिदा है उस पर दस्तखत जो है वो G7 इजलास की साइड लाइन्स पर मुतवक्के हैं। ईरानी वजारत ख़ारजा के जो ज़राए हैं उनके मुताबिक कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत हो सकते हैं। और एक G7 ममालिक का सरबराह इजलास जो है वो फ्रांस के शहर एवियान में 15 जून से 17 जून के दरमियान मुनक्किद हो रहा है। ईरानी वजारत ख़ारजा के जो सीनियर एहलकार हैं उन्होंने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर यह बताया कि अगर तमाम तर सूरत हाल बरकरार रही और अमन अमल को सबोताज करने की कोशिश ना की गई तो मुमकिन है कि डील पर दस्तखत इजलास से 1 रोज़ पहले यानी कल हो जाएं, क्योंकि 14 जून 15 से 17 जून ये इजलास है तो कल 14 जून है। और मुआहिदे पर दस्तखत के लिए अब तक जेनीवा ही के नाम पर इत्तेफाक किया गया है। और इम्कान है कि ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार जो बाकर कालिबाफ हैं, स्पीकर हैं, और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ईरान की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि अमेरिका की नुमाइंदगी नायब सदर JD वेंस और जो खुसूसन मंदूब हैं स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के जो दामाद हैं जेरेड कृष्णर, उनकी जानिब से किए जाने की तवक्को है। और पाकिस्तान की जो वजारत ख़ारजा का आला तरीन सतह वफ़द भी बतौर अहम तरीन सालिस इस तकरीब में जो है वो मौजूद होगा। G7 का जो इजलास है इस लिहाज से भी अहम है कि बरतानिया और फ्रांस आबनाए हुर्मस में मुबैन तौर पर मौजूद बारूदी सुरंगें साफ़ करने के लिए यूरोप की क़यादत में एक मनसूबा पेश करने का इरादा रखते हैं। और इन ममालिक को इसलिए सदर ट्रंप की जो है वो तौसीक दरकार है। ईरान जो है वो पहले ही इन दावों की तरदीद कर चुका है कि उसने आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें जो हैं वो बिछाई हैं। और G7 ममालिक का इजलास जो है वो फ्रांस की सरबराही में हो रहा है। और G7 इजलास में जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है उस पर जियो पोलिटिकल चैलेंजेस, यूक्रेन और यूरोप में अमन सलामती और बैन अवी शराकत दारी और जो इक़्तिसादी नमू है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुस्तक़बिल पर बातचीत की जाएगी। G7 ममालिक में जो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, जापान और बरतानिया, अमरीका शामिल हैं। ताहम मेज़बान जो फ्रांस है उसने बाज़ ऐसे ममालिक को भी इजलास की में शिरकत की बहैसियत मुबस्सर दावत दी है जिनका G7 से जो है वो ताल्लुक़ नहीं है। अब जनाब अमरीकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके बयान पर भी बात करेंगे कि ईरान के साथ जो मुआहिदा है उस हवाले से उन्होंने कहा है कि हफ्ते के आखिर में या पीर को यानी इतवार या पीर को ये दस्तखत हो सकते हैं। और उन्होंने ये कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची की पोस्ट बहुत मस्बत है और दावा किया कि ईरान ने निजी तौर पर गलत मालूमात जारी करने पर माजरत की है। अब अब्बास अराक्ची का जो की पोस्ट थी एक्स पर, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट किया है और इसी वजह से उन्होंने इनकी तारीफ़ भी की है। और जो एक्सियोस न्यूज़ वेबसाइट है उसने यह दावा किया है कि जुमेरात की शाम तक ईरान की जानिब से आला सतह पर मुआहिदा मंजूर किया जा चुका है। और इम्कान है कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी है और जैसे ही वो मंजूरी देंगे तो ये मुआहिदा जो है वो हो सकता है। ट्रंप ने ईरानी मीडिया में अमन मुआहिदे की तफसीलात सामने आने पर इससे कबल जो है वो बरहमी का इज़हार किया था और कहा था कि ये तफसीलात जो हैं वो जाली हैं। ईरान ने जो शराइत मीडिया पर लीक की हैं, ईरान इनका तहरीरी तौर पर तय पाने वाली जो शराइत हैं उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था जिसमें अब्बास अराक्ची ने कहा था कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर इससे पहले कभी इतना करीबी इत्तेफाक नहीं हुआ था। यानी उन्होंने इस बात को एंडोर्स किया है कि ये जो मुआहिदा तैयार हुआ है ये इस्लामाबाद मुआहिदा है
और इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का नाम इन्होंने उनको दिया है। अब आपको ये बताएं कि बजट में ख़ास तौर पे क्या मामला हुआ है। तो जनाब, बजट में आपको बताते चलें कि आम आदमी को तो टैक्स रिलीफ नहीं दिया गया, लेकिन जो अशराफियाँ हैं उनको बड़े पैमाने पर टैक्स रिलीफ दिया गया है। जैसे कि जिनकी ज़्यादा इनकम है, तनख्वाहदार जिन जो ज़्यादा तनख्वाहें लेते हैं, उन पर टैक्स की शरहों को कम किया गया है, लेकिन जो कम तनख्वाहदार हैं उन पर टैक्सों की शरह कम नहीं की गई। अब 6 लाख से 12 लाख रुपए जो कमाने वाले लोग हैं, उन पर टैक्सों की शरह में कमी नहीं की गई। और आपको ये बताएं कि जो 12 लाख से 22 लाख रुपए कमा रहे हैं, उन पर भी टैक्सों की शरह कमी नहीं की गई। लेकिन इनकम टैक्स के जो 4 दरमियाने स्लैब्स हैं, 22 लाख से 70 लाख रुपए आमदन के लिए, इनके लिए टैक्स की शरह में कमी की गई है। 70 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना आमदन वाले तबके के लिए टैक्स की शरह 35% बरकरार रखी गई है, और इन पर जो एडिशनल 10% सरचार्ज था वो ख़त्म कर दिया गया है। 22 लाख से 32 लाख रुपए सालाना आमदन पर टैक्स की शरह जो है वो 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। 32 लाख से 41 लाख रुपए सालाना टैक्स आमदन पर टैक्स की शरह 35% से कम करके 29% करने की तजवीज़ है। 56 लाख से 70 लाख रुपए सालाना आमदन पर टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% की गई है। अब जो 22 लाख से 32 लाख रुपए कमाने वाले हैं सालाना, उनको 65,000 रुपये का टैक्स रिलीफ मिलेगा। 32 लाख से 41 लाख रुपए कमाने वालों को सालाना 1,02,500 का टैक्स रिलीफ मिलेगा, और 41 लाख से 56 लाख रुपए सालाना आमदन वालों को 1,70,000 रुपये का टैक्स रिलीफ देने की तजवीज़ है। 56 लाख से 70 लाख रुपए कमाने वालों को 2,36,000 रुपये टैक्स रिलीफ है, और 70 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना आमदन वालों को टैक्स में 2,57,000 रुपये का बड़ा टैक्स रिलीफ देने की तजवीज़ है। और ये भी मैंने आपको बताया कि इस बजट में जो आम आदमी है, यानी जिसने आटा, चीनी, चावल, दालें ख़रीदनी हैं, उसके लिए रिलीफ नहीं है। ज़ाहिर है दूध पर भी 18% टैक्स है, डब्बे का दूध लोग इस्तेमाल करते हैं तो उस पर भी 18% टैक्स है। इसी तरह दीगर जो चीज़ अशिया हैं उन पर 18% जो है वो सेल्स टैक्स स्टैंडर्ड रेट पर आयद है। तो हुकूमत को ये चाहिए था कि जो बुनियादी अशियाए ज़रूरियाँ हैं खाने पीने की, उन पर जो है वो टैक्स की शरह को कम किया जा सकता था, लेकिन हुकूमत ने ये काम नहीं किया। हुकूमत ने किनको रिलीफ दिया? हुकूमत ने प्रॉपर्टी सेक्टर को रिलीफ दिया, हुकूमत ने बड़े पैमाने पर कमाई करने वालों को रिलीफ दिया। अब जो सुपर टैक्स है वो हुकूमत ने 15 करोड़ से 50 करोड़ तक के जो कमाने वाले हैं उनको सुपर टैक्स में जो है वो रिलीफ दिया है। उनका सुपर टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। 50 करोड़ से ऊपर जो जिनकी आमदन थी, इससे पहले 10% टैक्स सुपर टैक्स आयद था, उन पर जो है हुकूमत ने क्या किया है कि हुकूमत ने उनको रिलीफ दिया है, और 10% से वो सुपर टैक्स 8% करने की तजवीज़ है। अब ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हुकूमत ने थर्ड शेड्यूल में शामिल की हैं। अगरचे हमारे कुछ दोस्त इसको ये कह रहे हैं कि ये टैक्स, सेल्स टैक्स इस पर इम्पोज किया गया है, ऐसा नहीं है। जब भी हम किसी जगह से चीज़ ख़रीदते हैं तो वो हमसे इस पर सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं, लेकिन वो सेल्स टैक्स हुकूमत को नहीं जाता। तो हुकूमत ने ये किया कि वो सेल्स टैक्स अब जो पैकेज चीज़ें हैं, मतलब जितनी भी अशियाँ होंगी पैकेट्स में बंद होंगी, उन पर कीमत के साथ जो है वो सेल्स टैक्स दर्ज करना लाजिम होगा, और अगर वो सेल्स टैक्स दर्ज नहीं होगा तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और ये फैक्ट्री को, ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, ये अच्छा इक़दाम है कि फैक्ट्रीज़ जो इससे पहले सेल्स टैक्स रिफंड्स क्लेम करती थी लेकिन वो सेल्स टैक्स उन पर मेंशन नहीं होता था, अब कई ऐसी चीज़ें हैं। पानी की बॉटल्स हम ख़रीदते हैं, उन पर सेल्स टैक्स मेंशन नहीं होता। अगरचे कोल्ड ड्रिंक्स या जूसेस वगैरह पे सेल्स टैक्स मेंशन होता है, लेकिन पानी की बोतल्स पर जो है वो सेल्स टैक्स मेंशन नहीं होता। इसी तरह जो दूध है बच्चों का और दीगर जो पैकेज चीज़ें हैं, उन पर सेल्स टैक्स जो है वो मेंशन नहीं होता। तो इसलिए अब ये तकरीबन 3,000 से ज़ायद जो अशिया हैं, उन पर ये हुकूमत ने ये चीज़ लागू की है कि वो अब सेल्स टैक्स जो है वो लाजमी मेंशन करेंगे। और ज़ाहिर है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन हुकूमत को वो टैक्स नहीं जा रहा, जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो रेवेन्यू में कमी आती है, हुकूमत नए टैक्स इक़दाम देती है। इसी तरह जो बजट है उसमें 360 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ भी दिया गया है। तो ये जो तनख्वाहदार तबका है या दीगर जो तबके हैं, इनको टैक्स रिलीफ की मद में 360 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ दिया गया है, प्रॉपर्टी के शोबे को दिया गया है। तो जाहिर है कि लेकिन आम आदमी जो है, आम आदमी, उसके लिए इस बजट में कुछ नहीं है। मज़दूर की कम से कम उजरत में 10% का इंक्रीज़ किया गया है, जो कि 41,700 रुपये बनती है, यानी 37,000 पहले थी, अब 41,700 रुपये हो गई।
सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से 7% उसमें इंक्रीज़ है, और इसके साथ साथ जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में भी 7% का इंक्रीज़ है। तो ये बजट के अहम मामलात हैं। और कुछ जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो कहते हैं कि एक डिस्पैरिटी अलाउंस, 2 एडहॉक, और जो स्पेशल पर्सनस का अलाउंस है उसको बढ़ा के 6,000 से 8,000 10,000 किया गया है। लेकिन अभी तक जो बजट में ये चीज़ें मेंशन नहीं है, लेकिन उनके जो मुज़ाकरात कल उन्होंने एहतजाज किया, और उनके लिए जो है वो जो उनके नुमाइंदे हैं उन्होंने कहा है कि हमारे ये मामलात हुकूमत से तय हो चुके हैं। बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मजलिस शूरा के रुकन अल्लामा फ़ारूक उल हसन जो हैं उनको अदालत में पेश किया गया, और इस मौके पर दीगर असीरान जो हैं, जो कैदी हैं या कारकुन हैं, रहनुमा हैं तहरीक लब्बैक के, उनके साथ जो है वो मौजूद थे, और उन्होंने जो कैदी वैन है उसमें लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाए। और ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि इससे पहले भी ये कहा जा रहा था कि जबरी तौर पर जो है वो गुमशुदगी हुई है अल्लामा फ़ारूक उल हसन साहब की, लेकिन 3 से 4 माह कबल उनको अदालत में पेश किया गया था, और अब दोबारा पेश किया गया है। तो अब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसके मुताबिक आज जो है वो तकरीबन 8 माह जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अक्टूबर के बाद से अब तक अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पे 8 महीने का ये अरसा है, और ज़ाहिर है कि जो एक मुरीद के में वाक़या हुआ उस हवाले से, तो लेकिन अभी तक अल्लामा साद हुसैन रिज़वी और हाफ़िज़ अनस रिज़वी के हवाले से कोई जो है हमें क्ल्यू, और ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं वो भी यही कहते हैं, तशवीश में भी मुब्तला हैं कि कोई क्ल्यू जो है वो अब तक नहीं मिल सका है। तो ज़ाहिर है अब बजट भी एंड हो गया है, अमेरिका ईरान मुआहिदा भी होने जा रहा है, तो जो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की कमेटी है, वफ़द है, या उसका इजलास भी बुलाया जा सकता है। लेकिन इस हवाले से मुफ्ती मुनीब साहब अगर प्रेशर डालते हैं तो ज़ाहिर है कि हुकूमत इस पर इजलास बुलाएगी। तो जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आज के वीलॉग में इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।